हाय फ्रेंड्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लास 10th का जो हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, वो पढ़ेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको हम लोग इजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल समझते हैं। तो टाइटल जैसा कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है? वंशानुगत। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फोटो बनाया, ठीक है, ये सपोज दैट कि ये हम है, ठीक है, ये हम या कोई भी इंडिविजुअल एक आदमी है। तो ये जो इंडिविजुअल है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके फादर ये है, फिर इसके फादर, इसके फादर, इसके फादर, करते करते ये बहुत, यानी ये लोग क्या है, हमारे ऊपर जो भी है, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, फोर फादर हो गए। तो ये जो फोर फादर हो गए, तो इनका जो कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को इसमें हम लोग ट्रेट वर्ड बोलेंगे। ट्रेट वर्ड इस्तेमाल जहां में बोला गया तो कैरेक्टर, तो जो कैरेक्टर बोलेंगे, तो इसमें कहने का मतलब है जो ये इंडिविजुअल है, तो इसमें जो कैरेक्टर आएगा वो किसके वजह से आएगा, ये हेरिडिटी के वजह से आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हेरिडिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सो हेरिडिटी को क्या डिफाइन करेंगे कि हेरिडिटी इज द पासिंग कैरेक्टर ऑफ द ट्रेट। अभी मैंने बोला कैरेक्टर बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर और टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन। यानी हमारा जो कैरेक्टर है, वो क्या हो गया, सिंपल बात है कि ये क्या हो गया, ये हमारे फोर फादर है, ये फादर, इसका कैरेक्टर इसमें आएगा, इसका कैरेक्टर इसमें आएगा, हर एक का कैरेक्टर जो भी आएगा उसके पेरेंट से आएगा। तो ये जो कैरेक्टर आने की जो बातें हैं, इसी को हम लोग जो हेरिडिटी बोलते हैं, जो वंशानुगत। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का होता है क्रमिक। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द ग्रेजुअल एंड द कंटिन्यूअस चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ओवर द टाइम। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे चेंज होगा। तो धीरे धीरे चेंज होगा। अब सपोज दैट कि ये हम है, इंडिविजुअल हम है, तो लेकिन क्या हो गया, और ये हमारे फोर फादर बहुत पीछे, तो बहुत पीछे। आज क्या है कि हम लोग क्या है कि 2022 में है, तो 2022 में है, और ये क्या हो गया कि ये तो 600 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले यदि हम लोग जाते हैं, तो वो उनका लाइफ स्टाइल या उनका जो कैरेक्टर है कि हम जो सोचेंगे अपने से कंपेयर करने के लिए, तो बहुत हो गए। एवोल्यूशन में जो ये पिक्चर देखा होगा, जैसे आप देख सकते हैं, आप एवोल्यूशन का जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि पहले क्या हो गया कि जो फर्स्ट स्टेज में लोग झुके हुए थे, उनके शरीर पे बहुत सारा बाल था, ठीक है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सिंपल था। लेकिन आज हमारा जो बॉडी का कैरेक्टर क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स करने का मतलब है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कॉम्प्लेक्स है। तो सो एवोल्यूशन, तो ये एवोल्यूशन को बोलेंगे कि ग्रेजुअल चेंज। तो यहाँ पे ये जो एप है, जो बंदूक, ये जो एप मतलब है कि जो हमारे जो पूर्वज थे, ये लंगूर से लेके हमारा जो आदमी का ये जो कहानी है, ये एक दिन में कहानी नहीं हुआ, इसमें ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज हुआ है। और ये जो चेंज होने की वजह से कि आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पहले डाउन थे, धीरे 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 अप हुए, अप होते होते आज हम फुल्ली स्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो होगा वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। सो एवोल्यूशन जो हमने बताया यहाँ पे कि एवोल्यूशन जो टर्म है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया यहाँ पे कि द टर्म एवोल्यूशन वाज यूज्ड इन द बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये एक किताब है जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखा था, ठीक है, जिस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो उसी किताब में सबसे पहले एवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया था, इसीलिए उनको क्या है कि चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अब उसके बाद आ गया, इनका स्टेटमेंट एक था कि देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, यानी जो भी पॉपुलेशन होगा तो उसमें नेचुरल क्या हो जाएगा कि वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन का मतलब है कि किसी का जो नाक है तो नाक पॉइंटेड हो गया। वेरिएशन का मतलब है आंखें हैं तो हो सकता है कि ब्राउन हो, ठीक है, ब्लैक हो, ठीक है, बाल हो तो हो सके कि कर्ली हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, आंखें अंदर की ओर हो या हो सके बाहर हो, ठीक है, हाइट बड़ा हो या छोटा हो। तो यानी ये सारा का सारा जितना भी जो कैरेक्टर है, तो ये एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर होके आएगा, तो इसी की वजह से वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन को यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे तो ये कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म और द स्पीसीज। कोई भी जो जाति है तो उनके जो कैरेक्टर में जो डिफरेंसेस होंगे, तो जो डिफरेंसेस मैंने क्या बोला, यही डिफरेंसेस बताया कि
यही नाक का पॉइंटेड होना, कम होना, आंखों का जो रंग हो गया, बालों का कर्ली होना, ये सारा क्या हो गया, वेरिएशन। तो अब इसके बाद करते हैं कि अब मेंडल का क्या योगदान था, अब हम देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जॉर्ज मेंडल का, ठीक है, कि यहाँ जो है कि मेंडल के बारे में जो है कि पूरा का पूरा स्टोरी अभी हम लोग मेंडल पे ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेंडल के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले है ही इज द फर्स्ट टू शो। अभी हम लोग जो है कि हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा या हेरिडिटी एवोल्यूशन के बारे में जो पढ़ा, तो सबसे पहले ही इज द फर्स्ट टू शो द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के बारे में किसी ने नहीं बताया कि कैसे ये एक दूसरे से ये इनका बिहेवियर मिलेगा, किस फैक्टर पे मिलेगा, बस उन्होंने बता दिया मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, हेरिडिटी और जो ट्रांसफर है कि जो भी कैरेक्टर है, किसी का आँख है, मुंह है, नाक है, होठ है, ये किसी न किसी के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो ये किस वजह से मिलेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ले प्रूव करके मेंडल ने दिखाया, ठीक है। तो ये जो मेंडल थे, यहाँ पर सिंपल बात है कि थोड़ा सा कि मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स का स्टार्टिंग जस्टिन होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं आपको कि इनका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में, सिल्सिसियन नाम था उस गांव का, उसी में इनका जो है जन्म हुआ और एक काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म यहाँ पे ऑस्ट्रिया के सिल्सिसियन गांव में हुआ। उसके बाद 1840 में इन्होंने 1840 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 1847 में ये वहाँ पे मॉन्क बन गए, यानी कि भिक्षुक बन गए। और मॉन्क बन गए कहाँ पे, एक मोनेस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, मठ, ठीक है, ये मठ यानी कि जहाँ जनरली जो साधु महात्मा लोग तपस्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये मोनेस्ट्री में वहाँ पे ये मॉन्क हो गए। उसके बाद 1854 में ये क्या है कि बारून मॉडल स्कूल में वहाँ पे टीचर का काम करने लगे। उसके बाद 1857 में यहीं पे उन्होंने क्या है कि चूंकि वो जहाँ पे मोनेस्ट्री में रहते थे तो वहाँ पे उनके पास समय था, उसी समय में क्या हुआ, उन्होंने कुछ मटर के पौधे को उगाया और उसी को उन्होंने देख के दिमाग में कॉन्सेप्ट अपनाया और उसके बाद जो है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे जो अहम बात है कि जो मटर पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले है कि कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा ये देखिए आप 8 ईयर्स, तो 8 साल उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को लगाया 1857 से स्टार्ट करके। उसके बाद इनका जो है कि पब्लिश 1865 में पब्लिश इस पेपर, इनका अपना पेपर निकला, ठीक है, जिसको नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया कि 1864 में ये मर गया, ठीक है। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट विजुलाइज द जीन्स। यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा जो देखते हैं कि सबसे पहले जीन्स को उन्होंने ही विजुलाइज किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जीन्स को क्या बोला कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स ना कह के, उस समय जीन्स का खोज नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ तो उन्होंने जीन्स को क्या बोला, फैक्टर बोला। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, एलील क्या होता है, ठीक है, डीएनए क्या होता है। तो सबको लगभग हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, ये हेरिडिटी मटेरियल है। तो हेरिडिटी मटेरियल है तो इसलिए क्या है कि इसमें जो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये तीनों में कंफ्यूजन। सो लेट्स सी। सो इस चैप्टर में सबसे जो एडिशनल है, ठीक है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको जो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जनरली किसी से हम लोग पूछते हैं कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, एलील, तो सब लोगों का जवाब यही होता है हेरिडिटी मटेरियल। तो भाई कुछ तो अंतर होगा, तो सो इसके लिए हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि ये जो है कि आपने जो है कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ये मेरा सेल हो गया, तो सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द क्या न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ज्यों ज्यों हम लोग आगे पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी वास्ट होते जा रहा है, यानी है कि जूमिंग पावर जो है कि ज्यादा होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो है कि ज्यादा हो जा रहा है। सो जैसे जैसे है कि मैग्नीफाइंग
बढ़ते गया, ठीक है, अल्ट्रास्कोपिक जो है कि जूम पावर आ गया, तो उसके बारे में हमें और पता चला कि इसके आगे कुछ है, इसके आगे कुछ है। सो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को देखने के लिए हमने क्या बोला कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो या तो XX होगा नहीं तो XY होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि जो X क्रोमोसोम्स होता है वो बड़ा होता है Y वाले से, कितना 3 टाइम बड़ा होता है। ध्यान देने वाला बात है, X क्रोमोसोम्स हमेशा बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम्स से, ठीक है, कितना 3 टाइम्स। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये मेरा क्या होगा, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके हमने यहाँ बना दिया कि ये मेरा क्रोमोसोम्स हो गया। तो ये क्रोमोसोम्स ये 2 पार्ट में, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया और ये वाला सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि क्या ये छोटा है तो ये हो गया Y और ये बड़ा होगा तो ये X हो गया। X और Y क्योंकि हमने बताया कि दोनों के दोनों पेयर में होगा। अब आप देखिए कि XX है, XY है, तो ये क्रोमोसोम। अब क्या हो गया कि जब इसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच किया गया तो और जूम किया गया, तो स्ट्रेच करके ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर जो है आपका, इसी को पूरे को क्या बोला, ये पूरा का पूरा क्या है, ये डीएनए है, डीएनए है। तो डीएनए हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद अब इस डीएनए में जो लाइनिंग जो डीएनए में जो देख रहे हैं ऊपर का जो लेयर है, तो ये क्या है, रस्सीदार जैसा है, तो रस्सीदार है, इसी को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए जब भी फॉर्म होता है तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, डबल का मतलब एक इधर से और एक इधर से, ये डबल हेलिकल। और आरएनए पढ़िएगा तो आरएनए का सिंगल हेलिकल होता है, ठीक है। तो ये जो हेलिकल है ये क्या है, ऊपर वाला जो कवरिंग यानी कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद है कि एक क्रोमोसोम जो दूसरे क्रोमोसोम से यहाँ मिलता है, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, हर एक बार यहाँ मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। यानी एक क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन, जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है कि डीएनए, तो डीएनए मतलब है कि क्रोमेटिन, तो एक से जो दूसरे का ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, एक डीएनए से एक क्रोमेटिन से दूसरे में। अब यहाँ पे जो लाइनिंग वाला आ गया, तो इसी को बोलते हैं कि जीन्स के सेगमेंट को, यानी कि जीन्स का जो सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए हो गया। तो डीएनए का अलग अलग ये सेगमेंट है, तो जो हमने यहाँ पे जूम करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के एक एक सेगमेंट को, यानी पूरा जो लाइनिंग वाला है, ये क्या हो गया, ये जीन्स हो गया, ठीक है। अब जीन्स हो गया पूरा का पूरा, यानी कि व्हाट इज जीन्स, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक एक पार्ट है, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको यदि जूम कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ATGCAT, ये क्या है, सिंबल है, ठीक है, यूनिक कोडिंग है हमारे जीन्स का, ठीक है। इसी के वजह से हमारा जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, सब में वेरिएशन आता है। तो ये हायर क्लास में पढ़ना आपको, ये सारे रियल में है क्या, ये सब प्रोटीन है, जैसे एडेनिन हो गया, T से थायमिन हो गया, G से ग्यूनिन हो गया, C से साइटोसिन हो गया। तो ये अलग अलग जो है प्रोटीन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सपोज दैट कि किसी भी पर्सनल, यानी इवन दो जो है कि ट्विंस का भी लिया जाए डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है कि सबसे पहले इसमें मैंने लिख दिया, सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम्स का जो है कि जो पार्ट हो गया वो डीएनए का जो है कि जो डीएनए के बाद हो जाएगा जीन्स, यानी सेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए, और जो जीन्स हो जाएगा, जीन्स के बाद एलील। अब एलील का मतलब हो गया ये जो पार्टिकुलर है, ये सारा का सारा 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा क्या हो गया, ये सारे जीन्स है। लेकिन अब जीन्स का जो पार्टिकुलर नाम होगा तो ये क्या होगा, उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। जीन्स के पार्टिकुलर नाम को हम लोग ये एलील बोलते हैं। तो अब डीएनए से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले होप कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और कोशिश कीजिएगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये वाला कंफ्यूजन, सेल, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में डीएनए को जूम करेंगे तो जीन्स, और जीन्स में ये एलील, ये 6 नंबर पे आपको एलील आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे डीएनए जो है कि इसके बाद रिलेटेड कि सबसे पहले देखा किसने, कार्ल्सबर्ग ने सबसे पहले देखा, ठीक है। और इसका जो मॉडल है, ये वाला जो मॉडल है डबल हेलिकल का, कि जो मॉडल दिया था वाटसन क्रिक और विलिंगटन ने 1962 में इसका जो मॉडल दिया था। और उसके बाद स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कि डबल हेलिक्स है, क्या है, हेलिक्स मतलब रस्सीदार, ये एक इधर से और एक इधर से।
और इसका जो डिस्कवरी किया था यहाँ पे 1950 में जेम्स डीवे वाटसन, ठीक है। तो वाटसन ने ही खोज किया था और बाद में क्या आगे जाके 50 और 62 यानी कि 12 साल बाद क्या है कि इसका जो है कि मॉडल तैयार किया, ठीक है। तो ये जो जीन से रिलेट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो टॉपिक है हमारा ये है कि मेंडल पे है, तो मेंडल पे तो मेंडल के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे टॉपिक है कि मेंडल ने जो है 8 साल क्या ये स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, ये पी प्लांट पे। तो जो मटर है, मटर को पाइसम सैटिवम भी नाम बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हो गया, व्हाट इज द रीजन व्हाई मेंडल चूज पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उसने पी मटर को ही क्यों चुना। तो उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि मटर को इसने क्यों चुना। सो लेट्स सी स्टार्ट। सो देखिए ये पी, तो पी जो है मटर हो गया। तो मटर को हम लोग साइंटिफिक नेम है जो पाइसम सैटिवम है। जैसे हम लोग का ह्यूमन है तो हम लोगों का नाम क्या बोलते हैं, हम लोग होमो सैपियन बोलते हैं। मैंगो का नाम है मेगाफेरा इंडिका, मेंढक का राना टिग्राना। तो ये हम लोग जो नॉर्मल है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में 9th में कि नाम दो तरह से होता है, ठीक है, एक वर्नाकुलर कॉमन है और एक साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम का मतलब जो वर्ल्ड वाइड सब कोई जानता है। तो पी का जो नाम है पाइसम सैटिवम। तो अब यहाँ पे सवाल था कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। तो सबसे पहला कारण कि ये सबसे पहले है इजिली अवेलेबल, तो ये आराम से सब जगह मिल जाएगा और वो प्योर ब्रीड में होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात है इजिली डिटेक्टेबल। तो इसमें जो है कि जो ट्रेट आएगा, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट आएगा, तो यहाँ पे वर्ड है जो कंट्रास्टिंग ट्रेट, इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो इनमें जो भी पौधे हैं तो क्या मटर का पौधा भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर एक पौधा में क्या क्या जो है जिसको तुलना कर सकते हैं हम लोग, ये अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें जो भी होंगे उसको हम लोग आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, इजी टू डिटेक्ट। तो चूंकि मटर जब हम लोग लगाएंगे तो लगाने के बाद इतना उम्र हमारा हो गया कि आराम से है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लगा दे तो इंतजार में हमारी सांसें खत्म हो जाए, ठीक है। कि जब हम लोग लगा सकते हैं कि विद इन अपने रहते हुए कम पीरियड में इसमें जो भी चेंजेज है वो आराम से वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कि द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द सीड। तो चूंकि इसमें क्या हो गया, इसमें जो मटर में जो बीज है वो ढेर सारा हुआ, तो ढेर सारा हुआ तो जब भी हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो मास पे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बीज लिया, एक पे स्टडी किया, जो ओवरऑल कंक्लूजन वो उस पे दे दिया, ठीक है, तो उस पे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी हम लोग जो सर्वे वगैरह किसी चीज पे करते हैं तो बहुत हजारों लाखों में कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मटर में जो दाने हैं वो बहुत सारे हैं, तो सारे मटर पे इसलिए क्या है 1 2 3 4 5 क्या है कि कंक्लूजन सही निकले, इसलिए ये मटर इसको चुना गया। उसके बाद यानी ऑथेंटिकेशन के लिए कि जो हमने जो प्रमाण किया है वो पूरे फूल पे सब पे डिपेंड करता है। इट ग्रोज इजिली। तो चूंकि इसको हम लोग कहीं लगाते हैं तो आराम से ये उग जाएगा, इसके लिए कोई स्पेशल केयर नहीं चाहिए किया करना, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आता है इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन को क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैच्योर्ड एंथर फ्रॉम द फर्दर डिपोजिशन ऑफ द पॉलन। यानी आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ये क्या है कि ये मेरा फिलामेंट हो गया, और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, ये एंथर हो गया, और उस एंथर पे ये डॉट लाइन जो पीला जो है वो क्या हो जाएगा, वो पॉलन होता है, ठीक है। तो जो पॉलन होता है वो मेल गैमेट हो गया, और ये क्या हो गया, ये एंथर हो गया, और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया। तो अब आपको पता है ये पूरा का पूरा मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे सपोज दैट कि क्या हो गया, ये मेरा स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, और स्टिग्मा हो गया, ये पॉलन ट्यूब हो गया, और ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया, ओवरी हो गया। अब यहाँ पे क्या, ये फीमेल पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि पॉलिनेशन दो तरह का पड़ा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल में जाए तो सेल्फ, और अलग अलग फूलों में जाएगा तो क्रॉस। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो एंथर है, जैसे एंथर मैच्योर्ड होता है तो इस मैच्योर्ड एंथर को हम लोग काट देते हैं फूल में, क्योंकि फूल में पढ़ा होगा चैप्टर में कि दो तरह का होगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल वाला में जो काट देते हैं, तो काट देने का मतलब क्या हो गया, ये स्टिग्मा फ्री है। अब इसमें हम अपने मन मुताबिक, सपोज दैट कि एक ही फूल में है तो इसका आंसर इसी में जाएगा, तो जाएगा तो एक ही तरह का कैरेक्टर, एक ही तरह का ट्रेट आएगा। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब हम अपने मन मुताबिक जो है कि पॉलेंस को इसमें
डालेंगे, ठीक है। इसीलिए इमैस्कुलेशन इस टर्म को बोला गया है कि जब इस चीज को क्या है कि जब इसको क्या नाम है, ये जो है कि जो एंथर को हम लोग काट देते हैं या दूसरा नहीं भी काटे तो इसको क्या हो जाएगा, किसी कपड़े से इसको हम लोग बांध देते हैं तो रोक देते हैं। यानी जो मेरा जो मेन मोटो है वो क्या, पॉलेंस को यहाँ पे रोकना, कि पॉलेंस क्या है, मेल गैमेट रुकेगा तो अब यहाँ ये खाली हो गया, स्टिग्मा खाली हो गया, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी हम अपना मन चाहे जो है कि पॉलन डाल देंगे और उसके बाद जो ट्रेट आएगा वो उसके मुताबिक आएगा, एज यूजुअल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में किसको लिया गया। स्टार्ट। सो देखिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में जो मैंने आपसे बोला था कि तुलना करने वाला, तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है कहानी कि शुरू जो मेंडल ने ये 34 पेयर्स लिए। एक्सपेरिमेंट में हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, तो सबसे पहले उन्होंने 34 कैरेक्टर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, उसके बाद क्या है कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या है कि 22 पेयर्स पर काम किया, उसके बाद फिर सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसके बाद फिर से उन्होंने क्या है कि लास्ट में उन्होंने 7 पेयर पे ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो जो 7 पेयर क्या है, यही आपका 7 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही जो कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर क्या है, इसी कैरेक्टर को हम लोग जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, जो तुलना करने वाला। तो कैसे देखते हैं, तो ये तो अभी सिंपल, व्हाट आर द वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो 7, तो ये आंसर हो जाएगा, दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग कलर कैरेक्टर, जिसपे हम लोग जो पी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या जो है उसमें ना अंतर बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर का लिस्ट हो गया, ये डोमिनेंट ट्रेट और जो ये रेसेसिव ट्रेट। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव उतनी बड़ी बात नहीं है, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो पेयर में होते हैं कि जब भी कोई एफ आ गया, सपोज दैट कि यहाँ पे आर है, तो इसको है कि यहाँ पे राउंड को आर से शो किया है और रिंकल को स्मॉल आर से, तो यानी जो जीन्स जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इस तरह से हम लोग लिखेंगे RW। तो ये जो पहले वाला है, तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है, DOMI डोमिनेंट। और जो दूसरा जो है ये दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव, RECESS रिसेसिव, ठीक है, या रिसेसिव हो गया। तो इसी तरह जितने भी क्रोमोसोम्स आएंगे वो क्या पेयर्स में आएंगे, और जो पेयर में आएंगे तो जो अपना जो ट्रेट शो करेगा तो उसी को अपनी जो एबिलिटी दिखाएगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और रेसेसिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर, तो आर क्या है कि आर फॉर राउंड, यानी इसमें जो है कि डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि इस तरह का जब भी जो क्रोमोसोम्स होगा तो उसमें जो है रिसेसिव को क्या, सॉरी डोमिनेंट है आर बोलेंगे, यानी जो इसे जो सेल फॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, राउंड होगा, ठीक है। तो ये रिंकल नहीं होगा, ठीक है, रिंकल नहीं होगा, यानी कि अपीयरेंस किसका आएगा, राउंड का। तो यानी जो फर्स्ट अपीयर होता है वो डोमिनेंट, और जो उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा रिसेसिव। तो रिसेसिव जो है वो ट्रेट नहीं आता, ट्रेट देने का काम जब भी करेगा तो डोमिनेंट ही करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो यह सबसे पहले शेप ऑफ द सीड, तो सीड जो है कि बीज आपने देखा होगा, या तो बीज क्या हो गया, ये राउंड मतलब गोल होगा, और नहीं तो हो सकता है कि ये पिच का दम ये रिंग कर मतलब साइड से दबा जैसे हो गया। उसका कलर देखते हैं, तो जो पीपल है ये जनरली येलो कलर का होगा, और नहीं तो ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो येलो को वाई से लिख दिया और ग्रीन को ये स्मॉल वाई से लिख दिया। फ्लावर, जो फूल होगा जनरली या तो वायलेट कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा। पॉट से, पॉट मतलब हो गया फली, जो फली हो गया तो ये इन्फ्लेटेड का मतलब ये फूला जो मटर होगा, ठीक है। और जो कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि जो मटर का जो दाना है वो सब ना ऊपरी भाग से आराम से वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें इवन तो गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये ऊपर से फूला हो, ठीक है। उसके पॉट का जो कलर आ गया ये ग्रीन, ठीक है, या तो ग्रीन होगा नहीं तो ये येलो होगा। और जो दूसरा क्या होगा, फ्लावर का पोजीशन, फूल का जो पोजीशन होगा तो या तो एक्सियल होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश का सर एक्सियल का मतलब सीधा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सियल का मतलब साइड में, यानी जो फूल होगा वो साइड में आएगा। या जो टर्मिनल का मतलब जो है कि एवं जाएगा, तो फूल ऊपर होगा और नहीं तो वो नीचे होगा, ठीक है। अब उसका जो हाइट है, तो जो तना का जो हाइट होगा या तो क्या हो जाएगा, टॉल होगा, तो या तो टॉल होगा नहीं तो छोटा होगा, ठीक है। तो ये टॉल होगा नहीं तो ड्रॉप होगा, ये कैपिटल टी और ये लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे देखो
कि मैंने ये बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस कंट्रास्टिंग करेक्ट, दीज आर द वेरियस कंट्रास्टिंग करेक्ट। अब इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब मिलाना, ठीक है, क्रॉसिंग करना, तो दो क्या है क्रोमोसोम को। अब यहाँ पे क्या होगा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में सबसे पहले है कि जो है कि पॉली हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पोलो हाइब्रिड, ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो ये जो मोटा मोटी जो टर्म था इस वीडियो में हम बता देते हैं। तो एक टर्म है यहाँ पे F1 जनरेशन और जो है F2 जनरेशन, ये दो हो गया। और जो है होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस, ये बता के इस वीडियो को हम लोग पॉज करेंगे। और जो नेक्स्ट जो होगा यानी मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये बात बोला तो उस समय आपको समझ नहीं आएगा, तो ये पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बाद क्या हो गया कि जो मोनो का मतलब एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे शेप ले रहे हैं, तो यहाँ पे शेप ले रहे हैं, तो हम जब भी ना इस आर का जिक्र करेंगे और इस आर का जिक्र करेंगे, ये देखिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जिक्र करेंगे तो वो मोनो हो जाएगा। लेकिन डाई के मतलब दो। अभी मान लीजिए कि सीड का शेप भी ले लिया और कलर ले लिया, तो शेप और कलर तो ये दो हो गया, तो ये डाई, और दो के बाद जितने ज्यादा लेंगे तो वो पोली हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गया, ये हो गया आपका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग फर्दर इसी बात का बार बार जिक्र करेंगे, तो उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या बोलेंगे, टू जीन्स और एलील। अभी जीन्स और एलील के बारे में पीछे में बता दिया, ठीक है। तो ये टू जीन्स और जो एलील है फॉर द पार्टिकुलर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए यदि हम लोग किसी जीन्स को लेते हैं, ठीक है, आर द सेम। सेम का मतलब क्या होगा, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी, तो दोनों का दोनों सेम है। यानी कोई भी जो है कैरेक्टर आएगा और उसमें जो जीन्स होंगे वो यदि सेम होंगे तो उसी को हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। और अदर क्या हो गया, यदि जो जीन्स मिलते हैं और उसमें जो है कि जो ये जो जीन्स क्या होगा, ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये अलग अलग है, तो इस तरह का जो जीन्स फॉर्मेशन होगा जो सेम नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। उसके बाद है कि सच इंडिविजुअल आर द ट्रू ब्रीड, तो इसमें जो है कि जो ब्रीडिंग होगी वो ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि इसी का जो है कि सेम टू कॉपी होगा, ठीक है। और लेकिन क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग होगा, यानी जब भी आएंगे ये अपने पैरेंट के टू ये इक्वल होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यानी कि हेटेरोजाइगस जब होगा तो हेटेरोजाइगस को इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा, इसमें यानी कि समथिंग चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ गैमेट्स, तो इसमें जब भी क्या हो गया एक ही तरह के गैमेट्स, यानी कि जैसे है कि एक ही तरह का मतलब जैसे राउंड है तो राउंड 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 राउंड, ठीक है। तो अब लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कर रहे हैं क्या कि इसमें मिलाएंगे, फ्यूजन करेंगे किसी दूसरे चीज का, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है कि अदर होगा, इसलिए इसको इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा। यानी इट प्रोड्यूस टू और द मोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी होमोजाइगस में जो क्रॉसिंग करवाएंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, उसमें सेम उसी की तरह आएगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें ना सेम गैमेट्स होंगे, ठीक है, और लेकिन इसमें जो गैमेट्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। तो सब ये जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जब बताएंगे तब हम लोग जो है कि उसमें आपको समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक जो हो गया वो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ये वाला हम लोग समझा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो ये फिनोटाइप और जो जीनोटाइप है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सबसे पहला जो है कि जो ट्रिक है, फिनोटाइप में पी से क्या होता है फिजिकल, यानी फिजिकल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, और है जेनेटिकल, जी से जेनेटिकल, तो जेनेटिकल तो जो जीन्स है, तो जीन्स तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा जो है ट्रेड जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग टोटल को हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे, और जिसको हम लोग जो ट्रेड आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, जो नहीं देख सकते हैं, नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हो गया इट क्या आ गया देखो ये फिनोटाइप का क्या है, इट एज क्या है कि इट इज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी अभी जस्ट मैंने बताया कि आप ना शक्ल देख के बता दीजिए उसका कान अटैच है कि ईयर लोब्ड है कि नहीं, ठीक है, नाक पॉइंटेड है कि नहीं, बाल कर्ली है कि नहीं, ठीक है, जो आप आराम से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। उसके बाद है तो इट इज जेनेटिकली मेक अप द ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है जेनेटिक के जीन्स की वजह से होगा, तो जीन्स हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद
फिनोटाइपिकली सिमिलर इंडिविजुअल हैव द डिफरेंट जेंडर, यानी कि फिनोटाइप यानी कि देखने से एक जैसा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नाक मुंह होंठ सब होंगे, लेकिन क्या हो गया उनमें जो है कि जेंडर हो चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो सोमैटिक कैरेक्टर वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी सिमिलर, कि ये सिमिलर इसमें जीन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो चेंजेज है इट कैन बी डायरेक्टली सीन बाय द ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई मोटा है, छोटा है, कान का बात है, आंख का बात है, ठीक है, भूरा आंख है, तो ये सारा क्या है कि हम लोग इजिली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। लेकिन ये जो है कि थ्रू द एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री के मतलब है क्या हो गया, हम किसी के बच्चे को 2-3 पीढ़ियों से देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसके जीन्स को नहीं देख सकते, लेकिन बाबा और जो दादा है, जो उसके जो फोर फादर है, उसको हमने यदि ऑब्जर्व किया होगा तो उसका जो कुछ जो लक्षण है उनमें जो जा सकता था, इसके थ्रू हम लोग जो है कि बता सकते हैं। उसके बाद हो गया यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ वाला क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो मोनोहाइब्रिड मैंने क्या बताया था, एक कैरेक्टर को जब हम लोग मिलाएंगे, जो फ्यूजन करेंगे तो उससे मोनोहाइब्रिड होगा। तो मोनोहाइब्रिड में जो है कि जो फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा, ठीक है। और उसमें जो है कि जीनोटाइपिक, ठीक है, जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड का ये 1:1 होता है, 1:2:1। तब यहाँ पे इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये 3:1 कैसे है या 1:1 कैसे है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो है कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का जो वीडियो है, तो वीडियो जो हम बनाएंगे और उसमें क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा तब ये समझ में आएगा कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, उसको बिना बनाए आप क्या है कि नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो मोनोहाइब्रिड है, जो डाई हाइब्रिड है और जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है और तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, यदि कोई कमेंट हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।